भारत में सिनेमा हॉल की शुरुआत साल 1907 से हुई थी, जब सबसे पहले कोलकाता में चैपलिन सिनेमा हॉल खुला था। इस समय भारतीयों के लिए सिनेमा हॉल में जाने पे काफी सारे रेस्ट्रिक्शन थे अंग्रेजों द्वारा। लेकिन जब भारत की इंडिपेंडेंस होती है, उसके बाद इंडिया की सिनेमा इंडस्ट्री काफी तेजी से बदलती है और 1990s आते आते भारत के सिनेमा हॉल पूरी तरीके से देसी हो गए थे, जहां पे अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी के डांस पे बहुत सारी तालियां और सिक्के उछाले जाते थे। उन दिनों सिनेमा हॉल की कमाई का सीधा सा साधन था टिकट की बिक्री, जहां पे सरकार ने प्राइस एकदम फिक्स करके रखे हुए थे। इसके साथ ही जो सिनेमा हॉल के बाहर कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, समोसे बिका करते थे, वहां से सिनेमा हॉल कुछ परसेंट कमीशन कमा लिया करते थे। उन्हीं दिनों दिल्ली के वसंत विहार में प्रिया सिनेमा हॉल चलाने वाले अजय बिजली को इस मार्केट में कई सारे गैप दिखाई दिए। उन्होंने देखा कि इंडिया में सिनेमा काफी सारे पैसे लगा के बना करते हैं, इसके साथ ही जो कस्टमर आया करते हैं वो भी टिकट के पूरे पैसे दिया करते हैं, लेकिन कस्टमर और मूवीज को मिलाने वाला जो मीडियम है सिनेमा हॉल, उसकी क्वालिटी कुछ खास नहीं रहा करती है। जब भी लोग सिनेमा हॉल में जाते हैं तो उनका एक्सपीरियंस बेटर नहीं होता है, या तो साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं होती, या तो लाइटिंग्स बेटर नहीं होती है, या तो फिर सीट्स काफी अनकंफर्टेबल होती हैं, या फिर गंदगी के काफी सारे इशू हुआ करते थे उन दिनों में। उसी के साथ इन्होंने दूसरी प्रॉब्लम रियलाइज किया कि इंडिया में हर हफ्ते करीब 5 से 7 मूवीज रिलीज होती है, लेकिन जो सिनेमा हॉल हुआ करते हैं वो सिंगल स्क्रीन होते हैं और एक मूवी लगने के बाद वो करीब 6 से 8 हफ्ते तक मूवी हॉल में लगी रहती है, जिस वजह से जो बाकी मूवीज रिलीज होती हैं वो मार्केट में चल नहीं पाती हैं। और कोई भी कस्टमर अगर एक मूवी देख लेता है तो अगर उसे दूसरी मूवी देखनी है तो उसे शहर में काफी दूर जाना होता है, जहां पे दूसरी कोई मूवी लगी हो सिनेमा हॉल के अंदर। इसके साथ ही तीसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम सिनेमा हॉल का था, यहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम था फीमेल के सेफ्टी का, क्योंकि यहां पे जब भी कोई फीमेल आती थी तो वो सेफ सिनेमा हॉल में महसूस नहीं करती थी और यहां सिनेमा हॉल में क्राइम के भी कई सारे इश्यू हो जाया करते थे। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अजय बिजली ने सोचा कि हम मल्टीप्लेक्स इंडिया में बनाते हैं, जिसमें मल्टीपल स्क्रीन हुआ करेंगे, जिसमें हमारा पूरा फोकस होगा कस्टमर के एक्सपीरियंस पे और कस्टमर को एक हम बेटर क्वालिटी की मूवी दिखा सकें। और इसके बाद प्रिया सिनेमा ने साल 1995 में विलेज रोड शो लिमिटेड नाम की कंपनी, जो कि एक ऑस्ट्रेलिया की कंपनी थी, वो सिनेमा हॉल्स और मूवीज का बिजनेस किया करते थे, उनके साथ एक पार्टनरशिप किया 60-40 का। अब यहां पे दोनों कंपनीज मिलकर इंडिया में मल्टीप्लेक्सेस बनाने की शुरुआत कर रही थी और इसके बाद प्रिया सिनेमा और विलेज रोड शो लिमिटेड मिलकर बन जाते हैं प्रिया विलेज रोड शो। इसका मतलब है पीवीआर। पीवीआर ने शुरुआत से ही हाई साउंड क्वालिटी, बेटर प्रोजेक्टर और बड़े हॉल्स और सेफ एनवायरनमेंट पर सबसे ज्यादा फोकस किया। इसके बाद साल 1997 में दिल्ली के पायल सिनेमा को इन्होंने मल्टीप्लेक्स में चेंज किया 4 स्क्रीन के, और इसका नाम इन्होंने पीवीआर साकेत रख दिया। ये मॉडल बिल्कुल इनका ओयो जैसा था। ये क्या कर रहे थे, सिनेमा हॉल को 20 से 25 साल के लीज पे ले रहे थे, उसमें मल्टीपल स्क्रीन लगाया जा रहा था और इसके साथ उस सिनेमा हॉल को पीवीआर की ब्रांडिंग से जोड़ा जा रहा था। पीवीआर की अगर हम प्राइसिंग स्ट्रेटेजी समझने की कोशिश करें तो इन्होंने लोअर मिडिल क्लास और अपर क्लास तीनों को टारगेट किया। इन्होंने 3 तरीके के अपने प्लान्स लाए, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिसमें जब कोई सिनेमा हॉल में जाता है तो उसको लोअर सीट अगर चाहिए तो उसको कम रेट में मिल जाएगी, उसके पास अगर ज्यादा पैसे हैं तो वो डायमंड की सीट लेके वो ऊपर की सीट पे आराम से बैठ सकता है। यहां पे इन्होंने हर क्लास के लिए एक अलग टाइप की सीटिंग स्ट्रेटेजी क्रिएट किया। और इसके बाद पीवीआर को असली सक्सेस मिली साल 2000 में, जब मॉल कल्चर इंडिया में शुरुआत हुआ और इसके साथ ही भारत सरकार ने 5 साल के लिए टैक्सेस कम कर दिए फिल्म इंडस्ट्री पे, जिस वजह से जो फिल्म इंडस्ट्री का रेवेन्यू था वो 8 गुना बढ़ गया और जो इनके पास टिकट कलेक्शन था वो 2 गुना हो गया 2 ही सालों के अंदर। धीरे धीरे पीवीआर इंडिया में एक्सपेंड करती जा रही थी और ये मल्टीपल स्क्रीन्स वाले सिनेमा हॉल्स बनाते जा रहे थे। जब इनको फंड्स की कमी हुई तो इन्होंने साल 2006 में अपना आईपीओ लाया और इसके 1 साल बाद ही इस आईपीओ के पैसे से इन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस खोल दिया, पीवीआर पिक्चर, जिसके अंदर इन्होंने तारे ज़मीं पे, गोलमाल रिटर्न जैसे कई ब्लॉकबस्टर मूवीज दिया। और इसके बाद पीवीआर ने फर्दर एक्सपेंशन के लिए जेपी मॉर्गन और आईसीआईसीआई से काफी बड़े फंड्स भी लिए और कंपनी अपने एक्विजिशन स्ट्रेटेजी पे आगे फोकस करने लगी। यहां पे इन्होंने साल 2012 में सिनेमैक्स को एक्वायर किया, जिसके बाद ये इंडिया के सबसे बड़े सिनेमा चेन के कंपनी बन गए। इसके साथ ही 2016 में इन्होंने डीएलएफ ग्रुप की डीटी सिनेमास को खरीद लिया, 2018 में इन्होंने चेन्नई की एसपीआई सिनेमास को खरीदा और इसके बाद साल 2019 तक पीवीआर के करीब 800 सिनेमा स्क्रीन्स हो जाते हैं पूरे इंडिया में। लेकिन उसके बाद आ जाता है कोरोना पैंडेमिक, जिस वजह से इंडिया की सारी इंडस्ट्रीज और पूरी दुनिया की सारी इंडस्ट्रीज काफी बुरी तरीके से अफेक्टेड हो जाती हैं। दूसरी कंट्रीज की तरह कोरोना पैंडेमिक ने इंडिया के थिएटर इंडस्ट्री को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया और साल 2022 से ही थिएटर्स को पूरी कैपेसिटी के साथ चलने के लिए अलाउ किया गया। इसके बाद ये प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 ये थिएटर इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल ईयर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लॉजिक था कि लोग घरों में बैठे हुए हैं और अब लोग अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ बाहर जाके चिल आउट करना चाहते हैं, जिसके लिए थिएटर्स बहुत ही अच्छा ऑप्शन बनेंगे। और ऐसा भी कहा जा रहा था कि इंडिया की लीडिंग थिएटर चेन्स आइनॉक्स और पीवीआर के शेयर्स भी 2 से 3 गुना आने वाले टाइम में बढ़ सकते हैं।
और कोविड के बाद सबसे पहले इन थिएटर्स ने मूवी के टिकट्स, बेवरेज प्राइस और फूड के प्राइसेस सबसे पहले बढ़ा दिए अपने लॉस को कवर करने के लिए। इसके पीछे इनके दो लॉजिक थे कि इंडिया की जो प्रीमियम ऑडियंस है उनकी बाइंग पावर ज्यादा बढ़ गई है, तो वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए ज्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं। दूसरा रीजन यहां पे ये था कि इन इंडस्ट्रीज को अगर सर्वाइव करना था तो इनको प्राइस किसी भी हालत में बढ़ाने थे। यहां पे एक फैसला भी इनके बहुत ही ज्यादा पक्ष में आया थिएटर इंडस्ट्री के। सुप्रीम कोर्ट में 4 साल से एक केस चल रहा था कि जब हम थिएटर्स में जाते हैं तो हमें फूड और बेवरेजेस अपना खुद का ले जाना अलाउ नहीं होता है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये थिएटर इंडस्ट्री जो है ये उनकी प्रॉपर्टी में आप जाते हैं तो ये वही डिसाइड करेंगे कि आप क्या चीजें अंदर ले जा सकते हैं, क्या नहीं ले जा सकते हैं, ये उनका रेवेन्यू मॉडल खुद का है। इससे थिएटर ओनर्स को बहुत ज्यादा रिलीफ दिया, क्योंकि फूड और बेवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है एक बेवरेज इंडस्ट्री के रेवेन्यू मॉडल में। अगर हम पीवीआर का रेवेन्यू देखने की कोशिश करें तो जहां उन्होंने टिकट सेलिंग के थ्रू 52% रेवेन्यू जनरेट किया था साल 2019 के डेटा के अकॉर्डिंग, और वहीं उन्होंने फूड और बेवरेज के थ्रू करीब 29% अपना रेवेन्यू जनरेट किया था। तो किसी भी थिएटर्स के लिए फूड और बेवरेज सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुआ करती है, क्योंकि आप जितना ज्यादा वहां पे जाएंगे और जितनी चीजें आप कंज्यूम करते हैं वही उनके रेवेन्यू में एडअप होता है। लेकिन जैसा थिएटर इंडस्ट्री के लिए प्रेडिक्टेड था वैसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि आइनॉक्स का अगर हम सितंबर क्वार्टर का टोटल ऑक्यूपेंसी देखें तो वो सिर्फ 17% थी। वहीं अगर हम पीवीआर की टोटल ऑक्यूपेंसी देखें तो सितंबर क्वार्टर में वो सिर्फ 24% थी, और उसके पिछले क्वार्टर में वो सिर्फ 34% थी, जब पहली बार सारे सिनेमा हॉल्स पूरे कैपेसिटी में शुरू हुए थे। तो यहाँ पे अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या फूड और बेवरेज के प्राइस बढ़ाने की वजह से आइनॉक्स और पीवीआर जैसे मॉल में लोग नहीं जा रहे हैं? क्या दूसरा रीजन यह है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री उस लेवल की मूवीज नहीं बना रही है जिस वजह से थिएटर इंडस्ट्री खाली रह जा रही है? और क्या कोई तीसरा और रीजन भी है क्या? ये सब कुछ हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको बिजनेस की बहुत सारी लर्निंग मिलेगी और आप इस थिएटर इंडस्ट्री को पूरी तरीके से समझ चुके होंगे। तो दोस्तों आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही बिजनेस केस स्टडीज के लिए। कोविड के बाद अगर हम जून 2022 के क्वार्टर में देखें तो पीवीआर का रेवेन्यू करीब 1000 करोड़ रुपए था, जो कि उनके लास्ट कोविड के पहले के क्वार्टर से करीब 112 करोड़ रुपए ज्यादा था। और यहां क्लोजली समझने पे हमें दिखाई देता है कि अगर कंटेंट बेटर होता है मूवी का तो ये फर्क नहीं पड़ता है कि मूवी किस लैंग्वेज में है, वो मूवी जरूर चलती है। इसको हम देख सकते हैं, KGF 2 जब आई थी वो एक तमिल मूवी थी, लेकिन वो पूरे इंडिया में चली और उसने पीवीआर के उस क्वार्टर के रेवेन्यू में करीब 23% रेवेन्यू अकेले ऐड किया था। कोविड के बाद वाले क्वार्टर में इतना बड़ा रेवेन्यू आने के दो रीजन हो सकते हैं, या तो कोविड के बाद तुरंत मॉल्स खुले थे तो लोग उसमें सबसे ज्यादा जाना पसंद कर रहे थे, या फिर लोगों को KGF मूवी इतनी ज्यादा पसंद आ रही थी कि लोग मॉल्स में जाके ये मूवीज एंजॉय कर रहे थे। अब अगर हम पूरी दुनिया में देखने की कोशिश करें तो पिछले 5 साल में पूरी दुनिया के थिएटर इंडस्ट्री के लिए समय बहुत अच्छा नहीं रहा है। अगर हम देखें कि यूएस की AMC थिएटर, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी थिएटर चेन है, पिछले 5 साल में उनका रेवेन्यू करीब 44% तक गिरा है। वहीं अगर हम इनके बाद दूसरी सबसे बड़ी ब्रिटेन की कंपनी सिने वर्ल्ड देखें तो वो पिछले साल ही दिवालिया हो गए हैं। लेकिन इंडिया में पीवीआर अपने रेवेन्यू पे ध्यान न देते हुए अपने स्क्रीन्स पूरे इंडिया में बढ़ाती जा रही है। पिछले 5 साल में पीवीआर ने इंडिया में 44% ज्यादा स्क्रीन्स ऐड कर दिए हैं। इसके साथ ही 32% से ज्यादा सीट्स पीवीआर ने अपनी पिछले 5 सालों में बढ़ा दिया है। अगर हम फरवरी 2023 में देखें तो पीवीआर ने इंडिया का सबसे पहला मल्टीप्लेक्स एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स में चेन्नई में लॉन्च किया। इसके साथ ही उन्होंने फरवरी में ही 8 स्क्रीन वाला एक मल्टीप्लेक्स इंदौर में लॉन्च किया। और इस साल पीवीआर का टारगेट है कि 100 से ज्यादा थिएटर्स अपने और ज्यादा ऐड कर लिए जाए। अभी हाल ही में अगर इस थिएटर इंडस्ट्री की सबसे बड़ी न्यूज देखें तो आइनॉक्स और पीवीआर का मर्जर हुआ है, जहां दोनों कंपनियां करीब 1546 स्क्रीन्स 109 सिटीज में इंडिया के रन करेंगी। यहां पे अगर देखें तो इन दोनों कंपनी के मर्जर के बाद करीब इंडिया का 50% मार्केट शेयर इन्हीं दोनों कंपनीज के पास आ जाता है। मतलब ये कंप्लीट एक मोनोपोली हो गई है दोनों कंपनीज की इंडिया में। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम की बात है वो है इनकी ऑक्यूपेंसी, इनके थिएटर में कितने लोग आते हैं। तो अगर हम आइनॉक्स की सेल देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 के पहले 6 महीने में सिर्फ 3 करोड़ लोग मूवी थिएटर्स में आइनॉक्स के गए, और यही अगर हम कोविड के पहले देखें तो करीब 3 करोड़ 60 लाख लोग एक क्वार्टर में गए थे। और पीवीआर की हालत तो इससे भी ज्यादा खराब है, वो अपने पिछले 10 सालों में सबसे लीस्ट ऑक्यूपेंसी पे है। मतलब सबसे कम लोग अभी पीवीआर में जा रहे हैं पिछले 10 सालों के अंदर। अगर हम सितंबर 2022 के क्वार्टर में देखें तो सिर्फ 24% लोग गए, वहीं उसके जस्ट पिछले क्वार्टर में सिर्फ 34% लोग गए थे। मतलब अगर किसी भी सिनेमा हॉल में 100 सीटें हैं तो उसमें सिर्फ 34 ही सीटें भर रही हैं पीवीआर की। पीवीआर के डाउनफॉल के 3 बड़े बेसिक रीजन है। सबसे बड़ा रीजन है इनका प्राइस बैरियर, क्योंकि जब इन्होंने कोविड के बाद अपने प्राइस कई सारे सेक्शंस में बढ़ा दिए, इन्होंने फूड और बेवरेजेस में करीब 32% अपने प्राइस इंक्रीज कर दिए। इसके साथ ही फाइनेंशियल ईयर 22 में इन्होंने अपने टिकट के प्राइस और ज्यादा बढ़ा के करीब 250 तक पहुंचा दिया। यह कोरोना पैंडेमिक के पहले से करीब 11% से ज्यादा था। तो इसका मतलब यह होता है कि अगर एक कोई 4 लोग की फैमिली है वो सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाती है तो उसके सिर्फ टिकट के कॉस्ट हो जाते हैं 1000 रुपए। इसके साथ ही अगर वो फूड और बेवरेजेस लेते हैं तो पर
पर्सन कॉस्ट अराउंड 500 से 700 रुपए आएगा। तो मतलब एक 4 लोग की फैमिली का जो बेयर मिनिमम कॉस्ट होगा वो 3500 रुपए आएगा, और ये इंडिया की एक नॉर्मल फैमिलीज अफोर्ड आज की डेट में कोविड के बाद नहीं कर सकती है, जिस वजह से ये एक बड़ा रीजन है सिनेमा हॉल की ऑक्यूपेंसी ही नहीं हो पाती है पूरी। यहां पे दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन आ रहा है कि इंडिया में बहुत सारी जो मूवीज रिलीज हो रही हैं वो उस क्वालिटी की नहीं हो रही है, जिस वजह से लोग सिनेमा हॉल तक खींचे चले आए। जैसा कि अगर हम देखें तो शमशेरा और लाल सिंह चड्ढा जैसी बड़ी मूवीज इंडिया में फ्लॉप हो गई, जिस वजह से और ज्यादा इन इंडस्ट्रीज का रेवेन्यू गिरने लगा। इसके साथ ही यहां पे एक बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है इंडिया की जो बाइकॉट इंडस्ट्री है। बहुत लोग जो मूवीज को बाइकॉट करते हैं उसका जो रिजल्ट होता है उससे यही सारी कंपनियां सर्वाइव करती हैं। एक मूवी को बनाने में जितना खर्च आता है, जब कंपनीज का वही नहीं निकल पाता है तो ये सिनेमा इंडस्ट्री हर तरीके से सर्वाइव करती है, और उसी का पूरा असर आप पीवीआर के ऊपर देख सकते हैं। तो लोग बिना सोचे समझे मूवीज को जब बाइकॉट करते हैं तो उसके पीछे काम करने वाले कितने लोगों की जिंदगियां सफर होती है ये लोग नहीं सोच पाते हैं। और वही मल्टीप्लेक्सेस के फॉल का तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो है ओटीटी प्लेटफॉर्म का राइज। अगर हम देखें तो डिज्नी हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम जैसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें बहुत ही क्विकली लोगों को मूवीज मिल जाया करती हैं वॉच करने के लिए। ये ओटीटी कंपनी इस समय पीवीआर के लिए सबसे बड़े कंपटीटर बन के उभरे हैं। अगर हम देखें तो बहुत सारी मूवीज आजकल डायरेक्टली ओटीटी पे ही रिलीज हो जाया करती हैं, और सबसे बड़ा यहाँ पे जो फैक्टर है इन सिनेमा इंडस्ट्री के गिरने का वो ये है कि कोविड के बाद लोगों की हैबिट चेंज हो गई है। जहां कोविड के पहले अगर हम देखें तो लोग मूवीज देखने के लिए वीक में एक दिन निकाला करते थे, लेकिन कोविड के 2 सालों में लोगों की यह आदत छूट गई, जिसके बाद सिनेमा हॉल ये आदत लोगों को दलवा पाने में बहुत ही मुश्किल हो रही है, जिस वजह से लोग दोबारा अब मूवी देखने नहीं जाते हैं हर वीकेंड पे। वो अपना वो टाइम कहीं और अब कंज्यूम किया करते हैं। तो हैबिट फॉर्मेशन लोगों का बिल्कुल बदल गया है, जिस वजह से आपको यहां पे काफी ज्यादा फॉल देखने को मिलेगा इस इंडस्ट्री में। और यहीं पे दूसरा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर यह है कि कोविड के पहले क्या होता था कि अगर कोई मूवी रिलीज होती है उसके 8 हफ्तों बाद वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आती थी, लेकिन कोविड के बाद सिर्फ 4 हफ्तों के अंदर मूवीज आ जाती हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, जिस वजह से लोग अब घरों में ही बैठ के मूवीज देख लिया करते हैं और वो सिनेमा हॉल में नहीं जाते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये थिएटर इंडस्ट्री दोबारा रिकवर हो पाएगी या नहीं। तो इसका आंसर एक ही है कि अगर लोग खुद से उठ के थिएटर्स में जाना शुरू कर देंगे, अगर उस टाइप की मूवीज आएंगी, तभी ये सिनेमा इंडस्ट्री दोबारा उठ सकती है। नहीं तो इसको इस समय उठाना बहुत ही मुश्किल टास्क है, क्योंकि यहाँ पे जो यंगस्टर्स की पॉपुलेशन है वो ज्यादा फोकस्ड है गेमिंग में, वो ज्यादा फोकस्ड है ओटीटी प्लेटफॉर्म में, अलग अलग वो सीरीज देखा करते हैं, जिस वजह से इन थिएटर इंडस्ट्री को आने वाले टाइम में भी काफी ज्यादा मुश्किल देखने को मिल सकती है अगले 2-3 सालों के ही अंदर। आप यहाँ पे सबसे बड़ा लेसन इस पीवीआर सीख सकते हैं कि पीवीआर अपना सबसे बड़ा कंपटीटर इन ओटीटी प्लेटफॉर्म को माना करता है, लेकिन पीवीआर को यहां पे साल 2015-16 से जब ओटीटी इंडस्ट्री शुरू हो रही थी उस समय पीवीआर अपना खुद का भी एक ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च कर सकता था, नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम जैसे। क्योंकि अगर हम इंडिया में देखें तो हॉलीवुड मूवीज के सबसे बड़े जो राइट्स हैं वो इंडिया में पीवीआर के पास ही हैं। इसके साथ ही ये इंडिया के प्रोड्यूसर भी हैं, बहुत सारे मूवीज के राइट्स इनके पास हैं। तो अगर ये अपना खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करते जिसमें अपनी सारी मूवीज लिस्ट कर देते तो शायद इस समय नेटफ्लिक्स और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म को काफी बड़े टक्कर दे रहे होते। लेकिन पीवीआर ने पूरा फोकस अपना सिर्फ थिएटर्स पे रखा, उन्होंने ओटीटी के तरफ अपने आप को मूव नहीं किया और उनको सिर्फ अपने कंपटीटर के तरह ही देखा, अपने आप को उस तरीके से चेंज नहीं किया। अगर अपना ये ओटीटी प्लेटफॉर्म भी लॉन्च कर दिए होते और इसके साथ इनका थिएटर्स भी होता तो इनके साथ दोनों तरफ से एक विन विन स्ट्रेटेजी होती है। अगर किधर भी कस्टमर जाता तो वो कस्टमर लौट के पीवीआर के पास ही आता। आप कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए कि किस तरीके से इंडिया की ये जो पूरी सिनेमा इंडस्ट्री है उसको रिकवर किया जा सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि उनको बिजनेस के ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आ सके।